लाभ तो मैं उठाऊंगा रत्नाकर, क्योंकि कोई भी किसान अपने खेतों में अनाज का उतना उत्पादन नहीं कर सकता जितना कि मैं। 1,000 रुपए का प्रश्न है, वो गांव के भिखारियों को मिले, हो ही नहीं सकता। हरिओम। हमारे साहब श्री रत्नाकर राव जी शिरडी में आप लोगों की मदद के लिए आए हैं और कुलकर्णी सरकार की सम्मति से उन्होंने किसानों के लिए एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में जो भी किसान प्रति बीघा सबसे ज्यादा फसल पैदा करेगा, उस किसान को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। उस विजेता को कोई और नहीं बल्कि हमारे श्री रत्नाकर जी खुद पुरस्कृत करेंगे। कुलकर्णी सरकार की सहमति से कल तक ये लोग हम किसानों की जमीन हड़पना चाहते थे और आज उन्हीं किसानों के लिए प्रेम जाग गया है। ये कोई साधारण प्रतिस्पर्धा नहीं है, बहुत बड़ा पुरस्कार है। विजेता को 100 या 200 नहीं, पूरे 1,000 रुपए मिलेंगे। पिताजी, उसने 1,000 कहा? हाँ, 1,000। क्या आपने 1,000 रुपए बोला? हाँ भाई, जीतने वाले को इनाम में पूरे 1,000 रुपए मिलेंगे। एक 1,000 इनाम राशि? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जो भी जीतेगा, सोचो उसकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी। कहा उम्र बैठ के खा सकते हैं, वो भी बिना किसी काम के। साहब सही थे, गांव वालों का लालच तो अभी से दिखने लगा है मुझे। लालच में आ गया था मैं, लालची हो गया था मैं। मैंने अपने गलती से सबक ली है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है सिर्फ। पैसे से बड़ा होता है संबंध। रिश्तों के आगे कुछ मायने नहीं रखता है। मैंने आपके साथ संबंध बिगाड़ा है। अनजाने में विश्वासघात हुआ है मुझसे, और इसके भरपाई के लिए मैं कुछ भी करूंगा सेठ जी। मूलचंद जी, आपका गुस्सा बिल्कुल उचित है, क्योंकि आपने इसे सिखाया, काबिल बनाया। आप इसके साथ अच्छा व्यवहार भी करते थे, अच्छे से पेश आते थे इसके साथ, इसकी और इसके काम की कद्र भी की। पर जब ये आपको छोड़कर चला गया तो आपको लगा कि इसने आपके साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है आपके साथ। लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो कुछ भी हुआ है उसका अंदाजा तो इसे भी नहीं था। और इसने स्वीकार भी किया है कि इसने आपका विश्वास तोड़ा है, इसे पछतावा है और ये प्रायश्चित भी करना चाहता है। मूलचंद जी, गलतियां तो हम सभी से हो जाती हैं ना, पर हम उन गलतियों से तो परिभाषित नहीं होते। केवल गलतियों से ही हमारा व्यक्तित्व या हमारा चरित्र निर्धारित नहीं होता। हमारा चरित्र, हमारा व्यक्तित्व बनता है अपनी गलतियों से सीख लेकर, उन्हें सुधार कर। और इसे अपनी गलती का एहसास है, पश्चाताप भी करना चाहता है। इसके अंदर पश्चाताप की अग्नि देख सकता हूं मैं। तो अब आपको भी अपना क्रोध शांत करके इसे माफ कर देना चाहिए। मूलचंद जी,
अगर ये चाहेगा तो इसे कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। पर यह आपकी सेवा कर कर प्रायश्चित करना चाहता है, इसलिए आप इसे दोबारा अपनी नौकरी पर रख लीजिए। साईं, आप कहते हैं तो मैं इसे दोबारा काम पर रख लेता हूं, लेकिन कृपा करके इसे एक बात कह दीजिए कि अगर आइंदा ये काम छोड़ना चाहे तो मुझे सूचित कर दें। उठो भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मूलचंद जी ने तुम्हें काम तो सिखा दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें खुद सीखना होगा। तुम किस लायक हो, कितना पारिश्रमिक तुम्हें मिलना चाहिए, ये जानने की कला तो तुम्हें आनी चाहिए। और अगर कोई तुम्हें उससे ज्यादा पारिश्रमिक देने के लिए तैयार है तो क्यों? जिस समय उस व्यापारी ने तुम्हें 3 गुना पारिश्रमिक देने की बात की थी, अगर तुमने अपने विवेक से काम लिया होता तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। लेकिन उस समय तो लालच को तुमने अपनी बुद्धि, अपने विवेक पर हावी हो जाने दिया। इसलिए जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ। ये लालच में चमक इतनी होती है कि इंसान को अंधा बना देता है। वो लालची व्यक्ति को संबंध, रिश्ते, नाते, दोस्ती, निष्ठा कुछ भी नहीं दिखता। उसे दिखता है तो बस केवल अपना स्वार्थ। राम जी भला करें। जो भी किसान इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है वो अभी आकर यहाँ अपना नाम लिखा दे, ताकि हमें पता चल सके कि कितने प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में। नामों के पंजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सब लोग यहाँ पे अपना नाम लिखवा दें। मेरा भी नाम लिखिए। काश हम भी किसान होते। सच कहा अंता जी। 1000 मुझे तो 1000 तक गिनती भी नहीं आती। मुझे भी नहीं। चलिए अंता जी। ₹1000? हरिओम, उस 1 बीघे का पूरा अनाज आप ले लेते हो तब भी प्रतियोगिता की लागत नहीं निकलेगी। फिर इन भिखारियों को इतने रुपए देने की क्या आवश्यकता है? है सरदार, है। देखिए, लागत और कीमत 2 अलग अलग चीजें होती हैं। इस प्रतियोगिता की कीमत ₹1000 है। रुपया जरूर 1000 खर्च होगा, लेकिन मुझे जो मुनाफा होगा वो लाखों का होगा। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। कुलकर्णी सरकार, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि प्रतिस्पर्धा की भावना
लोगों के दिलों में किस प्रकार के भाव उत्पन्न कर देती है। शुरू ये हमेशा उत्साह और उत्तेजना के साथ होती है। अभी इस समय शिरडी के लोग बहुत खुश होंगे, हर जबान पे इस प्रतियोगिता की चर्चा होगी, हर घर में इसकी बात होगी। फिर धीरे धीरे सब लोग अपने अपने ढंग से इस प्रतियोगिता को जीतने की अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे और उसके बाद सपने देखने शुरू करेंगे कि वो इस प्रतियोगिता से जीते हुए 1000 रुपए के साथ क्या करेंगे। अगर मैं जीता तो कुलकर्णी सरकार से भी बड़ा घर बनाऊंगा। 1000 रुपए तो मैं ही जीतूंगा। हाँ, पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल हर साल मेरी होती है। सुल्तान, मेरा हरिभाव हरिभाव। साई, हरिभाव, अगर ये प्रतियोगिता मैं जीत गया ना तो असलम की शादी बड़े अच्छे से कर पाऊंगा। मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अरे हाथ क्यों फैलाओगे तुम? तुम चिंता मत करो सुल्तान, अगर मैं जीत गया ना तो भी अपने असलम की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे हम। देखो और ये तय है कि सबके सपने अलग अलग होंगे। अब किसी एक का सपना पूरा होने का अर्थ ये है बाकी सबके सपने टूट जाएंगे। और जैसे जैसे प्रतियोगिता करीब आती जाएगी वैसे वैसे जीतने की ये इच्छा लालच में परिवर्तित हो जाएगी। जब इनके मन में ये लालच आ जाएगा तब ये यारी दोस्ती, रिश्ते नाते, परिवारजन, आस्था, विश्वास, निष्ठा, इन सब के बारे में सोचना बंद कर देंगे। मैं शिरडी के लोगों के दिलों में ऐसी ही कटुता, द्वेष, ईर्ष्या और नफरत की भावना पैदा कर दूंगा। और ऐसे में यह भी संभव है कि कुछ लोगों को अपनी जमीन से ही नफरत हो जाए, उस जमीन से जिसे उन्होंने अपना खून पसीना एक करके सींचा। और जब उन्हें उसी जमीन से अनाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसी जमीन ने उन्हें धोखा दे दिया। अमीर बनने की चाह में वो खेती बाड़ी से विमुख हो जाएंगे और अमीर बनने के लिए दूसरे विकल्प तलाशने शुरू करेंगे। और तब उनकी इसी जमीन को कम दाम में खरीद लूंगा। और जानते हैं कुलकर्णी सरकार, इस सब में सबसे बड़ी हार किसकी होगी? किसकी? साई की। केवल 1000 रुपए की कीमत अदा करके उस साई का श्रद्धा और सबूरी का सिखाया हुआ पाठ शिरडी वासियों के दिल से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। 1000 रुपया, केवल 1000 रुपया काफी है साई का अस्तित्व समाप्त करने के लिए। ऐसी अचूक योजना पहले क्यों नहीं बनाई रत्नाकर जी? हर चीज का समय होता है कुलकर्णी सरकार, और वैसे भी ये मेरी बनाई नीति नहीं है, अंग्रेजों की नीति है ये। तभी तो वो यहां राज कर रहे हैं। यदि हम शिरडी के लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर देते हैं, विवाद उत्पन्न कर देते हैं, तो वो सब आपस में लड़ने में ही व्यस्त रहेंगे, एक दूसरे से जूझते रहेंगे। हरिओम,
और जब ये आपस में ही जूझते रहेंगे तो फिर किसी और चीज पर इनका ध्यान ही नहीं जाएगा। तब ऐसे में साई को कौन पूछेगा? और जब भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान को कौन पूछेगा? इतनी बड़ी धनराशि? वही तो आई, सारे गांव में इसकी चर्चा है। आप वहां होती तो देखती। जैसे ही नंदलाल ने किसानों को अपना नाम लिखाने के लिए कहा, सारे किसान टूट पड़े, जैसे कोई भगदड़ मच गई हो। मैं तो हैरान रह गया और इसी वजह से उस प्रतियोगिता में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया। बिल्कुल सही किया आपने। इनाम रत्नाकर की तरफ से है। अगर वो पैसे देने वाला है तो मुझे विश्वास है इस प्रतियोगिता से किसी का भला नहीं होने वाला। और फिर रत्नाकर ने ही साई को उसकी द्वारका माई से बेदखल करने की, उसे निकालने की कोशिश की थी। फायजा एकदम सही है। वैसे भी मुझे ये रत्नाकर है ना, इस पे जरा भी भरोसा नहीं है। अरे एक कुलकर्णी सरकार कम था क्या इस गांव में, जो वो रत्नाकर भी आ गया? जिस प्रतियोगिता में शुरू से ही इतना बवाल मचा हो, इतना कोहराम मचा हो, जिसकी शुरुआत ही ऐसी हो, उसका अंत क्या होगा? सुल्तान, काश अगर आज मेरे खुद के बैल होते मेरे पास तो मैं खेती पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे पाता, और फिर मुझे लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा अनाज उगा लेता। क्या हुआ सुल्तान? होना क्या है हरिभाऊ, कमाल की बात करते हो। क्या मेरे बैल तुम्हारे बैल नहीं है? बना दिया ना पराया। अरे नहीं नहीं, अरे छोड़ो, सालों से हम एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं, आज अचानक ये अपना और पराया कहां से आ गया? ये जो हमारे बीच सालों से ये लेन देन का सिलसिला चल रहा है, क्या ये यूं ही बरकरार नहीं रह सकता? बताओ। और याद है कल ही तुमने मुझसे कहा था कि अगर ये प्रतियोगिता तुम जीतते हो तब तुम असलम की शादी में मेरी मदद करोगे। कहा था। तुम जीतो या मैं जीतूं, जीत तो हम दोनों की है ना। चाचा, तुम किस फसल की बुआई करोगे? हम तो धान बोएंगे, सबसे ज्यादा उपज धान में होती है। तुम क्या बोने जा रहे हो? मैं तो प्याज बोने जा रहा था, लेकिन अब मैं बाजरा बोने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इसे बोने से मेरे जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि सब्जियों की पौधे जगह भी ज़्यादा लेते हैं और उपज कम देते हैं। इस पंख की तरह हमारे दोस्त भी दो हिस्सों में बट गए हैं। दो टोली बन गई है दोस्तों की। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अली कहता है अगर उसके साथ खेलना है तो उसकी टोली में शामिल होना पड़ेगा। उनकी बुद्धि तो घास चरने गई है, वो जिद्दी है, लेकिन हम अपनी बात मनवाना जानते हैं। हम क्यों उनकी टोली में शामिल हुए? तो फिर हम खेलेंगे किसके साथ? हम करेंगे क्या? अच्छा हुआ साई तुम आ गए। हमारे दोनों दोस्त लड़ बैठे हैं। दो टोली बनाई है अली और भीमा ने। वो दोनों हमारे दोस्त हैं। हम किसी एक की टोली में नहीं जा सकते। लेकिन फिर हम खेले भी तो किसके साथ? ये सब केवल इस पंख के कारण हुआ है।
अगर तुम अपने दोस्तों को फिर से मिलाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। सलीम भाई को खीमा बहुत पसंद आएगा। हाँ सुलभा, भामा को भी मैंने ही काम दिया है। वो मेरे लिए कढ़ाई का काम करती है, तुम भी कर लेना। अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। गर्मियों का मौसम है तो धंधा भी बिल्कुल ना के बराबर है। सलीम भाई तो कह रहे थे कि धंधा मंदा है और ये रेहाना लोगों को काम बांट रही है। नहीं नहीं, मेरे मन में ऐसा ख्याल आ भी कैसे सकता है। चिंता मत करो सुलभा, रिहाना पहले भी गांव की कई औरतों को कढ़ाई का काम दे चुकी है और मुझे विश्वास है कि अगर तुम भी कढ़ाई का काम करोगी तो बड़े आराम से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। ये क्या? बायजा अक्का कह रही है कि रेहाना ने बहुत सी औरतों को काम देकर मदद की है और सबका गुजारा उस काम से अच्छे से हो जाता है। तो क्या ये झूठ है कि रजाई का कारोबार नहीं चल रहा है? अगर ऐसा है तो सलीम भाई को असलम के अब्बा से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों वो हम लोगों के सामने अपनी गरीबी का रोना रोते हैं? क्यों वो कहते हैं कि कारोबार नहीं चल रहा है? बायजा का ईमानदारी से कहूँ तो इस वक्त कारोबार पहले की तरह नहीं चल रहा है। गर्मियों में कोई रजाई भी नहीं खरीदता। लेकिन आप फिक्र ना करें, मुसीबत में अगर हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इसलिए जितना मुझसे हो सकेगा मैं सुलभा को काम देने की कोशिश करूंगी। सुलभा, रिहाना ने कहा ना कि उसके पास जो भी काम होगा वो तुम्हें देगी, और मैं भी तो हूँ, मैं और 2-4 लोगों से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ चल ना अली, लुका छुपी खेलते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा खेलने का। यार एक तो हम पहले से ही इतने कम लोग हैं, उस पर से तू भी नहीं खेलेगा तो क्या मजा आएगा? मजा आए या ना आए, हम लोग जितने भी लोग हैं उसमें ही खेलने की आदत डाल लो तुम लोग। अली, भीमा कहाँ है? वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मैं उसे कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। उसके बारे में तुम मुझसे क्या पूछ रही है? वो कहीं पे भी जाए, मुझे उससे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने उसकी टोली में जाने का फैसला कर लिया? अली, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम सब मेरे दोस्त हो और अपने झगड़े पे मुझे मत घसीटो। झिपरी झिपरी, कहीं तुम भीमा को तो नहीं ढूंढ रही हो ना? मैंने उसे जंगल की ओर जाते हुए देखा, वो अकेला था और उसके साथ कोई नहीं था। क्या? अकेला? उसे क्या जरूरत थी जंगल में अकेले जाने की? क्या उसे पता नहीं कि वहाँ खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं और अगर किसी भी जानवर ने उस पर हमला कर दिया तो? हमें भीमा को ढूंढने जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारी तो उससे लड़ाई है ना, तुम तो उससे बहुत गुस्सा हो ना। लड़ाई हुए तो क्या हुआ, मैं उसे जंगल में जाने दूं? जाओ उसे बाघ खा ले। नहीं नहीं। भीमा, 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 मैंने अभी अभी अली को जंगल जाते हुए देखा। मुझे लगता है फिर से वो आम के पेड़ के पास आम तोड़ने गया है। क्या? उस जंगल में तो बहुत से खतरनाक जानवर हैं। अगर उसे किसी जानवर ने कुछ कर दिया तो? मेरी माँ कहती है कि उधर एक बार एक लड़का अकेले गया था और अब तक वापस नहीं आया है। चलो उसे रोकते हैं। ये अली बिल्कुल पागल हो गया है, एक बार इसी चक्कर में अपना हाथ तोड़वा चुका है। मुझे जाना होगा।
भीमा, भीमा, अली, अली, भीमा, अली। भीमा किधर है? कहीं भीमा को शेर तो नहीं खाएगा? नहीं नहीं, भीमा! अली! 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 आज तक कहीं अकेले जाने की हिम्मत नहीं की उसने। वो हमेशा मेरे साथ ही यही वही जाता था। हे भगवान, मेरे दोस्त अली की रक्षा करना। या अल्लाह, मेरे दोस्त भीमा की हिफाजत करना। अली, भीमा, भीमा, अली, भीमा, अली, भीमा, तू यहाँ है? अल्लाह का शुक्र है तू मुझे मिल गया। रुक, मैं वहाँ आता हूँ। डर गया था मैं। और तुझे अकेले जंगल आने की क्या जरूरत थी? मैं तो तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया, वरना मैं यहाँ क्यों आता? और तू बता, तू यहाँ आम तोड़ने क्यों आया? क्या? आम तोड़ने? मैं? साई, ये सब क्या है? हमने तुम्हें मिलने के लिए झूठ बोला, लेकिन पहले पहले कोई असर नहीं दिख रहा था तुम दोनों पर। हमें लगा कि हम क्या करेंगे। तुम्हारी योजना काम नहीं की साई। उन दोनों ने प्रतिक्रिया नहीं की। सबूरी लक्ष्मी, सबूरी। मैं जानता हूं उनका गुस्सा पानी के बुलबुले के समान, केवल दिखावा। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की बहुत देखभाल करते हैं और बहुत जल्द ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे। साई बिल्कुल सही थे, योजना काम कर गई। साई, क्या ये योजना आपकी थी? क्यों किया आपने ऐसा? आप तो कहते हैं झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। हाँ साई, झूठ बोलना तो गलत बात है ना? बिल्कुल सही। जिस झूठ से किसी को दुख पहुंचे, किसी को तकलीफ हो, वो झूठ कभी भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अगर तुम लोगों की दोस्ती की बात करें तो ये झूठ नहीं था। सच तो ये है कि एक दूसरे के बिना तुम लोग कहीं खो गए थे। अली, क्या तुम्हारी आदत नहीं है कि तुम अभी भीमा से झगड़ा करोगे और थोड़ी देर बाद उसके ही साथ खेलोगे? और भीमा, क्या तुम अली के बिना बिल्कुल अकेले नहीं हो गए थे? बोलो, क्या तुम लोगों को अलग अलग खेलने में अच्छा लग रहा था? सच तो ये है कि तुम दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हो, एक दूसरे का ध्यान रखते हो, देखभाल करते हो। लेकिन बस एक छोटी सी चीज के लिए, एक पंख के लिए आपस में झगड़ा कर बैठे। क्या ये बात सही है? अच्छा तो तब होता
जब तुम में से एक खुश होता कि पंख दूसरे के पास है, या फिर दोनों ही उस पंख को त्याग देते। पर तुमने त्याग किस चीज का किया? अपनी दोस्ती का। मेरी बात हमेशा याद रखना, जो चीज लोगों के बीच झगड़ा कराए उससे हम सभी को हमेशा दूर रहना चाहिए। जो चीज मन में लालच पैदा करे वो चीज किसी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों। हाँ साई। आपस में लड़ाई झगड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। वाकई में ये प्रतियोगिता तो बहुत अच्छी है। आदाब भाईजान। हाँ तो भाईजान, क्या सोचा है आपने? इस बार हमें अपने खेतों में कौन सी फसल बोनी चाहिए? देखो, धान की खेती में पानी की जरूरत होगी, सो तो है। तुम्हें तो मालूम ही है शिरडी में पानी की कमी है। हमें ऐसी फसल की बुवाई करनी होगी जो इस मिट्टी में अच्छे से और तेजी से बढ़े और उसकी उपज भी ज्यादा से ज्यादा हो। मेरे ख्याल से बाजरा या ज्वार सही रहेगा। आप जो भी फैसला लें मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमें अपने खेतों में अच्छी किस्म की खाद डालनी चाहिए जिससे फसल तेजी से बढ़ने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा उपज भी दे। कह तो सही रहे हो तुम, लेकिन सलीम, इसके लिए हमें शहर जाना होगा और वक्त बहुत कम है। आप फिक्र क्यों करते हैं भाईजान? जब मैं रजाइयां बेचने के लिए शहर जाऊंगा तो वहां के बाजार से अच्छी किस्म की खाद के बारे में जानकारी ले लूंगा। हमें इस बार अपनी खेती में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो इनाम की रकम हमें ही मिले। इंशाअल्लाह। सलीम, अगर ये रकम हम जीत गए तो हमारे जितनी भी मुश्किलात हैं सब खत्म समझो, और असलम की शादी में 4 चांद लग जाएंगे और हम एक बड़ा और बेहतर घर बनाएंगे जहां हम सब लोग एक साथ रह सके, जैसे बचपन में रहा करते थे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। इंशाअल्लाह। और उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारा पैसा बचेगा जिसे मैं अपनी रजाई के कारोबार में लगाऊंगा और उसे खूब बढ़ाऊंगा। मेरा शक सही निकला। सलीम भाईजान और रेहाना सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। जो चीज मन में लालच पैदा करे वो चीज किसी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों। आपस में लड़ाई झगड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो वादा करो, सबसे पहले तुम लोग अपनी दोस्ती को महत्व दोगे, उसके बाद ही किसी दूसरी चीज को। मैं वादा करती हूँ साई। मैं भी वादा करता हूँ साई। मैं भी करती हूँ वादा। मैं वादा करता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि हम लोग दोस्ती के बीच किसी को भी नहीं आने देंगे। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। तो पहले जैसा हो गया। हाँ,
बिल्कुल तुम्हारी दोस्ती की तरह। अब तुम लोग इस पंख को हमेशा अपनी दोस्ती की निशानी के रूप में, अपनी दोस्ती के प्रतीक के रूप में अपने पास रख सकते हो। हाँ। चाहो तो बारी बारी से अपने घर भी ले जा सकते हो। खेलने आते समय अपने साथ ले आना, पर तुम्हें इस पंख का ध्यान पूरे प्यार से, पूरी सौम्यता से रखना होगा। हमारे रिश्ते नाते, हमारी दोस्ती, हमारे संबंध भी इस पंख की तरह ही कोमल, नाजुक होते हैं। हमें उनका ध्यान पूरी सौम्यता के साथ रखना चाहिए। अगर हम कठोरता से, जबरदस्ती से इनके साथ पेश आएंगे तो ये टूट जाएंगे। लेकिन अगर तुम सब प्यार से एकजुट होकर इन्हें पोषित करोगे तो ये और भी मजबूत बनेंगे, बरकरार रहेंगे। ये साई, हम इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। भीमा, मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई। नहीं अली, गलती मेरी थी। नहीं, गलती मेरी थी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, गलती मेरी थी। नहीं, गलती मेरी थी। मेरी गलती थी। बस बस, अब वापस मत शुरू हो जाना। साई, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम शिरडी में वापस आ गए। अगर तुम नहीं आते तो हम सबको ये कौन सिखाता। जिस सरलता से ये बच्चे अपने झगड़े, अपने मतभेद भुलाकर फिर से एक हो जाते हैं, उसी सरलता से हम बड़े अपने मसले क्यों नहीं हल कर सकते। अल्लाह मालिक। लीजिए, खाना लजीज बना है ना? बेहद। सुनिए, कहिए। आज मैं वो खीमा लेके सलीम भाईजान के घर पर गई थी, लेकिन अंदर दाखिल होने से पहले मैंने कुछ ऐसा सुना कि मैं वहीं रुक गई। अब ऐसा क्या सुन लिया? वो सुलभा है ना, रेहाना उसे काम दे रही थी। काम? कैसा काम? वही रजाई के गिलाफ पर कढ़ाई का काम। वो सलीम भाई तो कह रहे थे कि अभी धंधा मंदा है। वो अगर सच कह रहे हैं तो रेहाना गांव की औरतों को काम कैसे दे रही है? बेगम, आपने रेहाना से इस बारे में बात की? वो सुलभा को क्या काम दे रही थी, ये आपने उससे पूछा? नहीं, वो मुझे बस तो आपके साथ तो यही दिक्कत है ना कि आप आधी अधूरी बातें सुनती हैं और मनी मन खिचड़ी पकाने लग जाती है, कुछ का कुछ समझने लग जाती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको गलतफहमी हुई है। अरे, जब सलीम कह रहा है कि कारोबार उसका मंदा चल रहा है तो वो सच कह रहा है। मेरी बात तो कभी आप सुनते ही नहीं हैं। सलीम के मामले में आप गलत हैं। याद कीजिए, जब मैंने सलीम से पैसों का जिक्र किया था तो फौरन उठ के उसने बक्सा खोलकर चंद पैसे अपने लिए रख के बाकी सारे पैसे उसने मुझे दे दिए थे। याद कीजिए। हाँ, मैंने देखा था कि उन्होंने आपको कितना दिया था, लेकिन आपको कैसे पता कि वो अपने सारे पैसे उसी एक डब्बे में रखते हैं? देखिए, हमें तो ये भी नहीं पता कि रजाई के कारोबार से आमदनी कितनी होती है। हमारी खानदानी ज़मीन है और मैं ये बखूबी जानती हूँ कि उस ज़मीन पर सलीम भाई का भी उतना ही हक है जितना आपका। लेकिन आप ही बताइए, आज तक एक बार भी उन्होंने खेती के काम में आपकी मदद की है? क्योंकि बेगम वो रजाई का कारोबार संभालता है। मुझे पता है, लेकिन काम तो सारा आप ही करते हैं ना। फसल बेचने के बाद उनके हक का जो हिस्सा होता है आप उन्हें दे ही देते हैं ना। बेगम, आपको ये तो बाखूबी याद रहा, लेकिन आप ये भूल गई कि रजाई की कमाई से जो मेरा हिस्सा बनता है वो तो सलीम लाके मुझे देता है ना। आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं, जबकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ
कि खेती से जो आमदनी होती है उसके 2 हिस्से बनाकर एक हिस्सा आप सलीम भाईजान को दे देते हैं और दूसरा हिस्सा अपने लिए रखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सलीम भाईजान ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि रजाई के कारोबार से आमदनी कितनी होती है। हाँ बेगम, जैसे हमें नहीं मालूम कि रजाई के कारोबार से सलीम को क्या आमदनी होती है, वैसे सलीम को भी कहाँ मालूम कि हमारी क्या आमदनी होती है। ना कभी उसने आके हमसे पूछा, क्योंकि जितना मुझे उस पर भरोसा है उतना ही उसे मुझ पर भरोसा है। हाँ, आपको भरोसा नहीं है तो सिर्फ मुझ पर। सलीम भाईजान तो जैसे। बस बेगम, अब मैं सलीम के खिलाफ और एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। मैं अपने भाई को आपसे बेहतर जानता हूं। ये जो आप मुझे सलीम के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है ना, ये मत कीजिए। और जो कुछ भी आपने सुना, मुझे उस पर एतबार नहीं है। अरे अरे सुनिए, आपने खाना क्यों छोड़ा? नाराज क्यों हो रहे हैं आप? मैं तो बस आपसे इतना ही कह रही थी कि वो सलीम मियां और आज भी हमसे किसी ने कंबल नहीं खरीदा। ऐसे कैसे काम चलेगा हमारा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। गर्मियों में ये परेशानी तो हर साल आती है, लेकिन इस बार असलम के निकाह की वजह से ये परेशानी पहाड़ के जैसी लग रही है। भाईजान ने भी मदद मांगी है। पैसे जुटाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। रत्नाकर जी की प्रतियोगिता से एक उम्मीद जगी है, लेकिन उसके लिए मुझे और भाईजान को अच्छी किस्म की खाद और बीज चाहिए होगा ताकि फसल अच्छी से अच्छी हो। लेकिन हालात तो ऐसे हैं जैसे खाद खरीदने के लिए भी पैसे जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर ठहरते हैं। इतनी गर्मी है कि लोग अपने घरों से भी नहीं निकल रहे हैं। सिवाय साईं के। राम जी भला करें। कौन सी परेशानी सता रही है तुम लोगों को? रोजगार मंदा होने की वजह से हम लोग परेशान हैं। इस गर्मी के मौसम में कोई भी हमसे कंबल नहीं खरीद रहा है। अब तो गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है साईं। क्यों नहीं ग्राहकों को थोड़ी छूट देते थे तुम लोग? हो सकता है अपना फायदा देखकर ग्राहक अभी से ही कंबल लेकर अपने घरों में रख ले, क्योंकि ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों के दौरान रजाइयों के कंबलों के भाव बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा करोगे तो इससे तुम लोगों का भी फायदा है और ग्राहकों का भी। अगर आप कह रहे हैं तो यही सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है साईं, जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। इस बेशकीमती सलाह के लिए शुक्रिया साईं। मेरी एक सलाह और मानोगे तुम? जरूर साईं। इसी जगह पर रुके रहो। इतनी गर्मी में साईं, अगर आप कह रहे हैं तो हम जरूर रुकेंगे। अल्लाह मालिक। आखिर साईं इतनी गर्मी में हमें यहाँ खड़े होने के लिए क्यों कह गए हैं? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि साईं कोई भी बात बेवजह नहीं बोलते। सबको अमीर बनना है। आप यकीन मानिए कुलकर्णी सरकार, इस प्रतियोगिता में किसानों के भाग लेने का पंजीकरण शाम तक चलता रहा, फिर भी लोग आ रहे थे। नंदलाल तो बता रहा था कि तांता लगा हुआ था लोगों का। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि शिरडी में इतने किसान हैं। हरिओम। रत्नाकर जी, शिरडी में नहीं तो क्या शहर में होंगे किसान। लेकिन रत्नाकर जी, मुझे पूरा विश्वास है आपकी ये प्रतियोगिता 100% सफल होने वाली है। वैसे कितने किसानों ने अपना नाम लिखवाया है? नंदलाल, सूची दिखाओ जी। हरिओम हरिओम।
हरिओम। लगता है शिरडी के सारे किसानों ने अपना नाम पंजीकृत करवाया है, हाँ? मुझे इसी का अनुमान था। अप्पा पाटिल ने अपना नाम नहीं लिखवाया है इसमें। कुलकर्णी सरकार, अप्पा पाटिल अब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि शिरडी के किसानों को फंसाने के लिए जो जाल मैंने बुना, उनमें से अधिकांश पके हुए आम की तरह टपक के उसमें गिर पड़े। अब हमें इस परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाना है। लाभ तो मैं उठाऊंगा रत्नाकर, क्योंकि कोई भी किसान अपने खेतों में अनाज का उतना उत्पादन नहीं कर सकता जितना कि मैं। 1000 रुपए का प्रश्न है, वो गांव के भिखारियों को मिले, हो ही नहीं सकता। हरिओम। काफी वक्त हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। चलो। रिहाना, अरे वहीनी, इतने गर्मी में आप किधर से आ रही हो? कुछ जरूरी काम था, वरना इतनी गर्मी में कौन घर से बाहर निकलता है। कोई बात? अरे नहीं नहीं, वो क्या है, अपने रिश्तेदारों के साथ हम सब अगली सर्दियों में तीर्थ यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं। बस इसी सिलसिले में बात करने गई थी कि कौन कौन साथ जाएगा, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन किस चीज़ का खर्चा उठाएगा या अपने साथ लेके जाएगा, बस यही सब। क्यों नहीं ग्राहकों को थोड़ी छूट देते थे तुम लोग? वही नहीं, अगर आप लोग सर्दियों में जाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को कंबल और रजाइयों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, वो तो पता है, जब सर्दियाँ आएंगी तो उस समय देखा जाएगा। और वही नहीं, अगर आपने हमसे इस समय खरीदा तो हम आपको 20% छूट देंगे। क्या है ना, गर्मियों का मौसम है तो ग्राहकों के लिए खास छूट है। सच में? फिर तो मैं अभी ही खरीद लूंगी। तो आपको कितने की जरूरत होगी? अगर मुझे कम दाम में मिल रहा है तो मैं कंबल की जिम्मेदारी ले लेती हूँ और अपने नंदोई से कह दूंगी कि वो गाड़ी का खर्च उठा ले। मैं 20 कंबल लूंगी। लेकिन इस वक्त तो मेरे पास 10 ही कंबल हैं। बाकी के 10 कंबल जल्द से जल्द बनाकर आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है, दुकान पर आकर तुम पैसे ले जाना। अब मैं चलती हूँ और तुम लोग भी घर जाओ, धूप बहुत है, बीमार पड़ जाओगे। अरे वाह, 20 कंबल, इतने तो हम 2 महीनों में भी नहीं बेच पाते। मन में साई के क्या है, सच में जान पाए। साई कमाल है ना। वो कब, क्या और क्यों कहते हैं, ये तो उस वक्त किसी के समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अगर उनकी बात पर अमल कर लिया जाए फायदा हमारा ही होता है। बिल्कुल, अब मैं अच्छी किस्म की खाद खरीद सकूंगा। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। रत्नाकर जी की प्रतियोगिता के लिए, उसे जीतने के लिए अच्छी फसल की पूरी कोशिश कर सकूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही
उचित कहा आपने। वैसे सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं भी सम्मिलित हो जाऊं इस प्रतियोगिता में। 1000 रुपए का विजयी होने का लोभ नहीं है मुझे। अगर मैं भी इसमें सम्मिलित हो गया तो किसी को हमारी योजना पर संदेह नहीं होगा। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। तुम्हारे मन में तो उस दिन से ही लड्डू फूट रहे हैं जिस दिन से 1000 रुपए के इनाम के बारे में तुम्हें बताया था। तुम्हें भाग लेना है ना, लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरी निर्णय तो मेरे ही हाथ में है कुलकर्णी सरकार। किस सोच में डूबे हैं रत्नाकर जी? अति उत्तम सुझाव है आपका। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि आपका ये सुझाव ही 1000 रुपए के मूल्य का है। हरिओम। तो ये निश्चित रहा कि मैं भी इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो रहा हूं। हाँ। प्रतीत होता है कि जैसे ईश्वर मेरे साथ है। अधिक मास में मेरे पास अधिक धन आने का प्रबंध कर दिया है उसने। हरिओम। अधिक मास क्या होता है साईं? अध्यापक जी ने हमें केवल 12 माह तक ही पढ़ाया था और उन महीनों में अधिक मास का नाम भी नहीं था। मैंने सुना है आजकल अधिक मास चल रहा है। जिससे सुना सही सुना है। आमतौर पर साल में केवल 12 महीने ही होते हैं, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 32 माह और 16 दिन में एक बार, यानी हर तीसरे वर्ष अधिमास आता है। वो तो ठीक है, लेकिन लोग इस माह में एक दूसरे को दान क्यों करते हैं? भेंट उपहार क्यों देते हैं? 12 महीने 12 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए गए। ये एक पौराणिक कथा है, पर 13वें मास के लिए कोई भी देवता निर्धारित नहीं किए गए, इसलिए लोगों ने उसे मल मास यानी खराब महीना कहना शुरू कर दिया। इससे इस 13वें महीने को बहुत बुरा लगा। मैं 13वें महीने की तकलीफ समझ सकती हूँ साईं। लोग मुझसे दूर रहते थे, दुत्कारते थे। कुछ ऐसा ही समझ लो। 13वां महीना दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गया, तो भगवान विष्णु ने उसकी व्यथा सुनकर उसे अपना नाम दे दिया। पुरुषोत्तम कहकर पुकारा उसे। तब से सब लोग उसे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहने लगे। इस मास में लोग दान, पुण्य, व्रत, उपवास, ध्यान, पूजा पाठ आदि करते हैं, अपनों को उपहार देते हैं। जैसे तुमने मेरी मदद की, वैसे ही विष्णु भगवान ने अधिक मास की मदद की। है तो मीठा। वाह 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 रुक्मिणी, अधिक मास की ऐसी गर्मी में तुमने तो ये मतलब कमाल कर दिया। तरबूजा। वाह 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 दादा, अकेले अकेले खा रहे हो ना, बहन को दिए बगैर। रुक्मिणी, वो और एक तरबूज लाया हूं ना, छोटा वाला। हाँ वो लेके आ, वो इसके लिए है। जी। हाँ, तुम्हें छोड़ के इस घर में कोई कुछ खाता है भला? दादा, वैसे तुम आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। बहुत ही प्रसन्न हूं मैं चू, बहुत ही प्रसन्न।
जैसे मैंने सोचा था वैसा ही सब घटित हो रहा है अधिक मास में। अधिक मास? तब तो अच्छा मौका है। दादा से अधिक मास का उपहार मैं अभी मांग लेती हूँ। दादा, अधिक मास चल रहा है ना, तो अधिक मास में तो घर की बेटियों को उपहार मिलता है ना, मुझे भी उपहार चाहिए। सच कहा तुमने, लेकिन उपहार तो लड़की के ससुराल में भेजा जाता है मायके से मायके नहीं। वो सब मुझे नहीं पता दादा, उपहार तो मुझे चाहिए, मायका हो या ससुराल, उपहार तो घर की बेटी को मिलता ही है ना। अब ये वही नहीं, ये अगर अपने मायके में होती तो क्या इसके मायके वाले ये कहते कि इसको उपहार नहीं देंगे? क्या हुआ? खाना खेत पर भिजवा देना, बाजार से सीधा खेत जाऊंगा। और हाँ, शाम को लौटने में देर हो जाएगी, वो सलीम के साथ बाजार जाना है बीज लाने। क्या बेगम, तुम्हें अभी भी सलीम पर शक है? मेरी बात मानो, ये गलतफहमी मत पालो। ये 1000 रुपए का इनाम सुन के ना तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। सुल्तान मियाँ, कैसे हैं? सब खैरियत? जी सब खैरियत। अब बताइए कैसे आना हुआ? सलीम को ढूंढ रहा था, वो घर पर मिला नहीं। बता सकते हो कि वो कहाँ मिलेगा? लेकिन इस वक्त तो उसे घर पे ही होना चाहिए था, कहीं गया होगा। बताइए, आपको कोई काम था उससे? हाँ, उससे कंबल खरीदे थे और उसी के पैसे देने थे। हाँ, पूरे 20 कंबल खरीदे। वो आए तो उससे कहना मुझसे आकर मिल ले। चलता हूँ। सुना आपने? अब तो यकीन आ गया आपको? कहाँ आपका भाई कह रहा था कि धंधा मंदा चल रहा है। यहाँ तो एक आदमी को 20 कंबल बेचे हैं उन्होंने। ये तो गनीमत है कि हमको पता चला। खुदा जाने कितने कंबल रोज बिकते होंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। अरे हो सकता है कि... अरे कब तक आंखों पर पट्टी बांध के रहेंगे आप? और कौन से अपने ऐशो आराम के लिए पैसे मांगे थे? असलम के चाचा है सलीम भाईजान, अपने भतीजे के निकाह पे हाथ बटाना उनका फर्ज है। चलिए, ये बात भूल जाइए कि मैंने क्या कहा था। लेकिन ये तो साबित हो गया ना कि हमारे असलम की कोई परवाह नहीं है सलीम भाईजान को, वरना इस तरह से झूठ नहीं बोलते कि धंधा मंदा चल रहा है। अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। गर्मियों का मौसम है तो धंधा भी बिल्कुल ना के बराबर है। सही कह रही हो। अपने निकाह के चंद दिनों बाद सलीम मेरे पास आया और कहने लगा कि वो खेती बाड़ी नहीं करेगा, रज़ाई कंबल का कारोबार करेगा। छोटा भाई है, तरक्की करेगा तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर उसका रवैया मेरे लिए ऐसा है तो फिर ठीक है, आज से वो अपना कारोबार संभाले और मैं अपना बाजार में अकेले जाऊंगा। और हाँ, अब इस प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ हर फैसला मैं अकेले ही लूंगा। साईं, मुझे उदी चाहिए। मैंने सुना है उससे लोगों को बहुत फायदा होता है। माई, आप क्या किसी बीमारी से पीड़ित हैं? हाँ, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं। मैं अपनी गरीबी से पीड़ित हूँ। बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करती हूँ। एक पत्नी और माँ के रूप में मुझ पे जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मैं ये भूल गई हूँ कि मैं एक बेटी भी हूँ। अपने मायके गए
मुझे वर्षों हो गए साईं। ऐसा नहीं है कि मेरे पति मेरी मदद नहीं करना चाहते, लेकिन आमदनी कम है, ऊपर से घर चलाने की जिम्मेदारी, आर्थिक मास चल रहा है और मैं अपने मायके जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जाना तो दूर, अपने माँ बाप और तीनों भाई बहनों के लिए कुछ भेजने की हैसियत भी नहीं है मेरी। आप मुझे उदी दे दीजिए, मैं ये उन्हें भेज दूंगी और यहीं से उनके लिए प्रार्थना और मंगल कामना करूंगी। उदी का महत्व तो किसी भी उपहार से कई गुना ज्यादा है। अगर ऐसी बात है तो आपको उदी जरूर दूंगा, लेकिन क्या ये टोकरियां बनाने में आप मेरी मदद करेंगी? मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी साईं, लेकिन इस काम के लिए आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे? मुझे आपसे पैसे मांगना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर मिल जाएंगे तो इस गरीब की कुछ मदद हो जाएगी। माई, मैं खुद भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता हूं, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी साईं, पर उसके बाद आप मेरे मायके के लिए उदी देंगे ना? जरूर दूंगा। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई 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 ओम। बन गई आपकी टोकरियां साईं। अब मुझे उदी देंगे ना साईं? ये लीजिए। शुक्रिया साईं। रुको। जी साईं। ये एक टोकरी मेरी तरफ से रख लीजिए आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं। और ये कचरा इसे रास्ते में किसी उचित स्थान पर फेंक दीजिएगा। जी। चलती हूँ साईं।
बाबा, आप इन बीजों को छुपा क्यों रहे हो? ताकि किसी को ये पता ना चले कि इस साल हम अपने खेत में क्या बो रहे हैं। और हाँ, तुम्हें भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ? क्या भाई, तुमने तो पहले से बीज लगाना चालू कर दिया? नहीं भाई, अभी कहाँ। मैं तो इसी उधेड़ बुन में हूँ कि इस साल फसल में क्या लगाऊं। तुम क्या लगा रहे हो इस साल? अगर मैंने इसे बता दिया तो कहीं ये भी उसी के बीज ना खरीद के ले आए। मैं भी भाई तुम्हारी तरह बस यही सोच रहा हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे भी खेत में बहुत काम है। हाँ ठीक है। देखा नंदलाल, एक वक्त था जब ये सब एकजुट होकर खड़े रहते थे, और आज सब अलग अलग हैं। आओ। और सब बढ़िया? जी नमस्ते। नमस्ते जी, ठीक हूँ। क्या बोने वाले हो? किसी को बताइएगा नहीं। आप ठीक थे साहब, इन लोगों ने एक दूसरे से बातें छुपानी शुरू कर दी है। नंदलाल, मैंने इन सब के मन में जो लालच का बीज बोया था, आज उसी बीज की बदौलत ये नफरत की फसल लहला रही है। आओ। कौन सी फसल लगा रहे हो? बाजरा नहीं, ज्वार। तुम कौन? मैं इनका छोटा भाई हूं। एक कहता है ज्वार, एक कहता है बाजरा। कौन सी फसल बो रहे हो भाई? खेत किसका है? तुम्हारा? ये खेत मेरा है और यहाँ मैं अकेले काम करता हूँ, और यहाँ मैं बाजरा लगाऊंगा। ठीक है, आओ नंदा। लेकिन भाईजान, हमने तो सोचा था कि आप ज्वार की खेती करने वाले हैं। देखो सलीम, मैं सालों से खेती करता आ रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ कि यहाँ क्या करना जरूरी है, तो वो मैं कर लूंगा। तुम जाओ और रजाई के कारोबार में अपना ध्यान दो। लेकिन भाईजान, आप, मैंने कहा ना तुम जाओ, मुझे यहाँ बहुत काम है, और मुझे भी मालूम है कि तुम भी बहुत मसरूफ हो। आज भाईजान को हो क्या गया है? ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जल्दी से बाजार जाके साईं की दी हुई उदी गाड़ी वाले को देनी होगी, ताकि ये उदी मेरे मायके वाले को वो पहुंचा दे। ये टोकरी अचानक से भारी कैसे हो रही है? मेरे तो हाथ दर्द होने लगे। बंदे हैं हम, आपको उदी जरूर दूंगा, पर क्या आप ये टोकरियां बनाने में मेरी मदद करेंगी? सबका मालिक और ये कचरा रास्ते में कहीं किनारे रख दीजिएगा। सबूरी रख कर काम किए जाने, कोई भी राह, कोई भी सफर, कोई भी राह, कोई भी सफर, उसके
राम राम माई बाप। क्या बो रहे हो अपने खेतों में? मक्का, शहर से उन्नत बीज लाया हूँ। इसने तो कहा था कि अभी ये सोच रहा है, झूठ कह रहा था मुझसे। अच्छा, जाओ। तुम क्या बोल रहे हो? अभी तक तो बीज नहीं लाया, पर मक्का ही बोऊंगा। दोनों के खेत अगल बगल में और दोनों ही मक्का बोओगे? तुम क्यों मेरी देखा देखी कर रहे हो धनीराम? तूने तो कभी मक्का नहीं बोया अपने खेत में, इस साल क्यों बो रहा है? हाँ, क्योंकि वो मेरा खेत है, मेरी मर्जी, मुझे जो लगाना होगा मैं लगाऊंगा। और वैसे तू कह रहा था कि अभी तक तूने कुछ सोचा नहीं है, तो तू मुझे कुछ नहीं कह सकता। तुझे जो उगाना है उगा जा। ए चंदू, मजदूरों को भेज, मेरे खेतों में काम करने का समय हो गया है। चलो आओ, मेरे खेतों में काम करना शुरू करो। ऐसे कैसे शुरू करो? आधे दिन की मजदूरी दी है इन सबको मैंने, और अभी आधा दिन हुआ नहीं है, इसलिए ये सब लोग मेरे साथ ही काम करेंगे। खेतों में काम करा के भी क्या हासिल होगा तुझे? तेरे पास तो बीज खरीदी करने के लिए भी पैसे नहीं है। हाँ, मेरा समय बर्बाद मत कर, मैंने भी मजदूरों को पैसे दिए, चुपचाप उनको मेरे खेतों में भेज दे, समझा? हाँ, मैं भी देखता हूँ तू उनको कैसे नहीं आने देता मेरे खेतों में। तुम तो या मेरे पैसे लौटाओ, नहीं तो मेरे खेतों में काम करना शुरू कर दो। खबरदार, जो जबरदस्ती मेरे खेत में घुसने की कोशिश की, चल भाग यहाँ से। मुझे धक्का देता है? अरे ये तो आपस में लड़ पड़े, बहुत बुरी बात है। अरे, आप तो देर से आने वाले थे। अच्छा किया जल्दी आ गए। पता है आज मैंने पुलाव बनाया है, सुल्तान भाईजान को बहुत पसंद है ना, उन्हें दे आइएगा। ये लीजिए। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? साईं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं। आपकी बदौलत सालों बाद ही सही, लेकिन मेरे माता पिता और भाई बहनों को ये पता चलेगा कि उन्हें भूली नहीं हूं मैं। राम जी भला करे। अचानक वो आपसे इतना गुस्सा क्यों हो गए? ये पूछना चाहिए था आपको उनसे। कल तक तो बहुत जोर डाल रहे थे कि दोनों भाई साथ चलकर ही बीज खरीदेंगे, फिर आज अचानक आपको खेते से हटा दिया। आखिर ऐसा क्या गुनाह हो गया आपसे? हाँ, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए ना। कोई बात नहीं रेहाना,
वो मेरे बड़े भाई हैं और बड़ा भाई वालिद की तरह होता है। देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि जो हुआ उसकी असल वजह हमें मालूम होनी चाहिए? ये कोई मामूली बात नहीं है। सुल्तान भाईजान ने आपको पुश्तैनी पेशे से हटा दिया है, खेती से हटा दिया है। अगर इस मन मुटाव की असली वजह आपको मालूम नहीं होगी तो ये बात हम सबको अंदर ही अंदर खाती जाएगी। न जाने क्या गलतफहमी हो गई आप दोनों भाइयों के बीच। खुदा ना खास्ता कहीं ये गलतफहमी हमारे बच्चों के बीच आ गई तो। आप दोनों में खून का रिश्ता है, दोनों भाई भाई हैं। सुल्तान भाईजान वो तो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, फिर भी ये सब हुआ। इसकी कोई ना कोई ठोस वजह जरूर रही होगी। देखिए, अगर कोई गलतफहमी हो गई है तो हमें उसे दूर करना चाहिए, उसे मिटाना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफी मांग लेंगे उनसे, उसे सुधार लेंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो रेहाना, चलकर उनसे मिलते हैं। बिल्कुल सही फैसला लिया आपने। मैं पुलाव ले लेती हूँ, क्या है ना, पेट भरा रहेगा तो बात भी सुकून से होगी। मानना पड़ेगा, गजब की पसंद है दादा की। बस एक को छोड़ के। वैसे वहीनी, जब तुम्हारे मायके से एक भी भेंट या उपहार नहीं आता है तो बुरा तो लगता होगा ना तुम्हें, है ना? वैसे वहीनी, अधिक मास में गरीब से गरीब इंसान भी अपनी बेटी को उपहार भेजता है। अब इतने भी गरीब नहीं है तुम्हारे मायके वाले, नहीं? क्या सच में वहीनी इतने सालों में दादा के ससुराल से एक भी भेंट नहीं आई है? बड़े भी निर्लज है सबके सब। और वहीनी, वो तुम्हारा भाई, छोटा भाई, वो तो काफी बड़ा हो गया होगा भी। अरे उसकी तो शादी भी हो गई होगी। वैसे कितने साल हुए उसे देखे हुए? हाँ? धोखेबाज है तू, मालूम है क्या? पैसे नहीं भेजता मेरे तरफ। मैंने भी पैसे दिए हैं उनको, समझा क्या? जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मैं भले हार जाऊं लेकिन मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। अरे धोखेबाज, तू कैसे जीतेगा? मार के दिखा मुझे। अबे तू धोखेबाज है। तू छोड़ मेरे को, चंगो छोड़ूंगा नहीं। मार के दिखा मेरे को। हट, छोड़ूंगा नहीं। हट। क्यों लड़ रहे हैं ये लोग? मजदूर किसके खेत में पहले काम करेंगे, इस बात को लेकर लड़ाई हो रही है। यह सब उस प्रतियोगिता की वजह से हो रहा है। क्या करूंगा मैं? देख लेना तुम्हें क्या करता है। दोनों कुछ कर सकते हो तुम लोग। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू अरे तू धोखेबाज है, आदमी है वो। हाँ, मैंने भी दिया है। बाबा, साई 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 साई, आप ये काम क्यों कर रहे हो? इसे छोड़ दीजिए साई। क्यों छोड़ दूं? अगर लड़ाई मजदूरों से काम कराने के लिए है तो मैं एक मजदूर बनने के लिए तैयार हूं। बताइए, बताइए क्या काम करना है मुझे? मैं दिन रात काम करूंगा, खेत की जुताई से लेकर बुआई तक, बुआई से लेकर निकाई तक, खाद पानी सब कुछ करूंगा मैं। लेकिन आप लोग झगड़ा करना बंद कर दीजिए।
साई, हम समझ गए आप कहना क्या चाहते हैं। साई हम लोग नहीं लड़ेंगे, लेकिन साई आप ये कुदल चलाना छोड़ दीजिए। हाँ साई, कृपा करके आप ये काम छोड़ दीजिए। आपको ऐसे काम करते हुए देख हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है साई। आप ये काम करना छोड़ दीजिए साई। और जब आप सब लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था। क्या हो गया है आप सबको? इतनी छोटी सी बात के लिए लड़ रहे हैं आपस में? आप सब किसान हैं, सरल हृदय के लोग हैं आप लोग, इसलिए आपको बहका देना, आपका शोषण करना आसान होता है। पर आपकी सुरक्षा आपकी एकता में है। ये बात कैसे भूल सकते हैं आप लोग? कहां गया शिरडी वासियों का आपसी प्यार, आपसी सम्मान? साई, 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 पाटिल जी ने आपके लिए खबर भेजी। सलीम और सुल्तान के बीच लड़ाई हो रही है। साई, साई जल्दी चलिए, संतराम और काशी बाबू के बीच लड़ाई हो गई है। माँ, मैं बाहर खेलने जाऊँ? बेटा, तुम्हारे पिताजी को आ जाने दो, उनसे पूछकर चले जाना। माँ, मैं घर में रहकर ऊब गया हूँ। अंदर बैठे बैठे घुटन सी होती है और आप भी अपने कामों में व्यस्त रहती है। पिताजी के लौटने तक बताइए मैं क्या करूँ? वही नहीं, केशव, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। आपके साथ? आप लोगों को खेलना आता है? अरे केशव, रुको। सरकार की सेवा में आने से पहले हम लोगों के पास एक ही तो काम था, दिन भर खेलना, कूदना और उधम मचाना। खेलने के सिवा हमने किया ही क्या है? अगर ऐसी बात है तो फिर चलिए खेलते। पर खेले क्या? आंख मिचावली खेले? नहीं नहीं, उसके लिए तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, और इतनी गर्मी में तो मेरे पसीने छूट जाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम घर के अंदर ही कुछ खेलते हैं। क्या खेलें? हाँ, कौवा उड़ चिड़िया उड़ खेलते हैं। हाँ, ये ठीक कहा अंता जी। चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़, बकरी उड़, कौवा उड़। आप धीरे धीरे सोच सोच कर बोल रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मेरे पास जितने नाम थे मैंने बोल दिए, अब किसका नाम लूं? फिर ठीक है, मैं बोलता हूँ, चिड़िया उड़। मेरे तो इसमें भी पसीने छूट रहे हैं बंता जी। कौवा उड़, मैना उड़, चप्पल उड़। अरे अंता जी, आप तो हार गए। चप्पल क्या उड़ने वाली चीज है? बंता जी, उड़ती है चप्पल, मैं सच कह रहा हूँ। हार गए तो बहाना मत बनाइए। नहीं नहीं, मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ। एक बार सरकार ने हमें चप्पल फेंक के मारी थी, है ना बंता जी? याद है ना? वो चप्पल हमारी तरफ उड़ती हुई आई थी। भाईजान, भाईजान, मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे मुझे एक और लफ्ज नहीं सुनना, क्योंकि तुम झूठ के सिवा कुछ और नहीं बोलोगे। झूठ? मैंने कौन सा झूठ बोला है आपसे? तुमने नहीं कहा कि तुम्हारा धंधा मंदा चल रहा है, जबकि तुमने एक नहीं 20 कंबल बेचे हैं। हाँ भाईजान, लेकिन आप... अरे लेकिन छोड़ो, और खबरदार जो अपनी इस फरेबी जुबान से मुझे भाईजान कहा तो।
आप सुल्तान भाईजान ये क्या कह रहे हैं? आप रोकिए उन्हें। मैं क्यों रोकूं? और वो गलत क्या कह रहे हैं? देखिए ना, दोनों भाइयों के बीच का झगड़ा रुक ही नहीं रहा। लेकिन ये लड़ किस बात पर रहे हैं? सुल्तान भाई हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि कंबल के कारोबार का सारा मुनाफा हमने उनसे छुपा लिया है, जबकि आप अच्छे से जानती हैं ना बाइजा अक्का कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। पाटिल जी, आप ही कुछ समझाइए ना। सुल्तान, सलीम की पूरी बात तो सुन लो। वो तुमसे कुछ भी नहीं छुपाएगा, उसे बोलने तो दो। पाटिल जी, देखिए हमारे घर का मामला है, आप खुदारा इससे दूर ही रहें तो बेहतर है। ठीक है, ये हमारे घर का मामला है ना, तो आप भी मेरी पूरी बात सुन लीजिए। असलम के निकाह के लिए जितने फिक्रमंद आप हैं उतना मैं भी हूँ। अगर नहीं होता ना तो उस दिन आपको पैसे नहीं देता। ओ, अपने बड़े भाई को पैसे देकर एहसान जता रहे हो तुम, हाँ? असलम के निकाह के लिए तुमने पैसे दिए थे ना? भाभीजान, आप समझाइए ना भाईजान को। ये ले अपने पैसे। नहीं चाहिए तेरी खैरात मुझे। भाईजान, ये आप ठीक नहीं कर रहे। और तुम लोग जो चालाकी कर रहे हो हमारे साथ, क्या वो ठीक है? हमने कुछ गलत नहीं किया है आपा। कैसे खड़े खड़े झूठ बोल रहे हैं दोनों मियां बीवी। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भाईजान, आपको जो कहना मुझसे कहिए, लेकिन खुदा के लिए मेरी बीवी के साथ बदतमीजी से पेश मत आइए। ओ, बुरा लग रहा है तो फिर क्यों खड़े हो तुम दोनों यहाँ पे? मैंने बुलाया था तुम दोनों को यहाँ पे, झूठे मक्कार। दफा हो जाओ यहाँ से। रिश्तों के महत्व को समझो, कद्र करो इनकी, इनके सुख, इनके प्यार, इनकी एकता को देखो, क्योंकि एकता, एकजुटता और भाईचारा ही जिंदगी में सही मायनों में खुशियां लाते हैं। खुदा के लिए आप लोग लड़ाई बंद कीजिए। ये घर है, अखाड़ा नहीं। और चाचा जान, आप असलम, मेरे बेटे पे हाथ उठाया तूने? तेरी इतनी जुर्रत? दफा हो जा यहाँ से, निकल। दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। बहुत बेवकूफ बनाया आप दोनों ने हमें, अब और नहीं। साईं अब तक क्यों नहीं आया? उसे बुलावा भेजा था, कहाँ रह गया वो? ये सब शिरडी में क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे के साथ क्यों लड़ रहे हैं? मेरी खाद को जानबूझकर खराब किया तूने। अरे तूने ही किया है। अरे तूने किया है। अरे तूने ही किया है। मैंने कुछ नहीं किया। ये बीज मेरा है। पर तुमसे पहले मैंने खरीदा। से मंगवा तो मैंने था।
ये बीच में रहा नहीं तुमने गिरा दिया। ये क्या करे तुम लोगों ने? मेरे पैसे हुई गिरा मेरा। देखो, इस बैल से पहले मैं जुताई करूंगा। मैंने कहा ना मैं जुताई करूंगा। पहले मैं करूंगा। मैंने कहा ना पहले मैं करूंगा। क्या हो गया तुम लोगों को? ऐसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? पहले कहा ना मैं करूंगा। जुताई करूंगा। मैंने बताया मुझे। पहले मैं जुताई करूंगा। मैंने बताया ना तुझे। नहीं पहले मैं करूंगा। इस बैल से पहले मैं जुताई। नहीं मैं करूंगा पहले। मैंने कहा ना। साई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब उस 1000 रुपए के चक्कर में हो रहा है? मैं समझ सकता हूँ कि ये रकम बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि लोग अपनी इंसानियत ही भूल जाएं। पड़ोसियों के बीच में लड़ाई झगड़ा समझ में आता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन भाई भाई आपस में ऐसे लड़ने लगेंगे तो चिंता तो होगी ना साईं। साईं, जल्दी हमें कुछ करना होगा, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो शिरडी बहुत ही जल्द युद्ध के मैदान में बदल जाएगी। आप सब ऐसा करिए, कल सुबह गांव से आते हुए सारे किसानों को द्वारका माई में बुलाइए। माफ करना साई, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। आइए, आपका ही इंतजार था। क्या बात है साई, आज आपने हम सबको यहाँ बुलाया, क्या कोई खास वजह? अभी बताता हूं। चंदू, ये पंछी तो उड़ ही नहीं पा रहे, फिर साई ने इन्हें बुलाया क्यों? ये पंछी तो जाल में फंस गए हैं। ये सारे पंछी तो आकर खुद ही जाल में फंस गए।
तो अलग अलग दिशा में उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सारे पंछी अपनी एकता की वजह से जाल से मुक्त होने में कामयाब हो गए हैं। क्या आप भी कुछ कहने, कुछ समझाने की जरूरत है? देखिए इन पंछियों को, ये जानते हैं कि जाल से कैसे बचा जाए, तो हम इंसान क्यों नहीं समझते? इनके सामने एक समस्या थी, ये सब एकजुट हो गए, एक मत होकर एक फैसला किया और इन्होंने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। पर हम इंसान क्या करते हैं? अपनों की ही मदद नहीं करना चाहते, हम लड़ते हैं अपनों से, और इस उम्मीद के साथ कि अगर कुछ फायदा होना है तो केवल हमको हो, किसी और को नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि मुसीबत के समय में हमारी मदद करने वाला हमारा कोई अपना रिश्तेदार, हमारा दोस्त या हमारा पड़ोसी ही होता है। दुख तो इस बात का है कि कहीं कोई अपने पड़ोसी से लड़ रहा है तो कहीं कोई अपने भाई को मार रहा है। क्या हमारे लिए पैसा इतना जरूरी है? बोलो सुल्तान, मान लो तुम्हें पैसे मिल भी गए, उन पैसों से तुमने बड़ा घर बना भी लिया, लेकिन क्या फायदा उस पैसे का? क्या फायदा उस घर का जिसमें तुम्हारे अपनों की हंसी ही ना गूंजे? और चंदू, तुम क्या मिलेगा 1000 रुपए जीत के तुम्हें, अगर उस जीत की खुशी में शामिल होने के लिए तुम्हारे पास दोस्त ही ना रहे? आज आप सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को अपना दुश्मन बना रहे हैं आप। साईं, हमें माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, माफी उन लोगों से मांगो जिनका तुमने दिल दुखाया था। और माफी इसलिए मत मांगो क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं। माफी मांगनी है तो पहले बैठकर बातचीत करो, उस मुद्दे को सुलझाओ जिसकी वजह से मनमुटाव हुआ था, उसके बाद माफी मांगो। एक दूसरे को गले लगाकर अपने भविष्य की ओर देखो। यह समझने की कोशिश करो कि यह केवल एक प्रतियोगिता है, केवल एक विजेता होगा, शेष की हार होगी। एक को छोड़कर बाकी सबके सपने टूट जाएंगे। और जब आप एक दूसरे की बातों को गौर से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी अपनी जरूरतें हैं। सभी अपनी जगह पर सही हैं, सबकी अपनी वजह है। जैसे आप मुझे बताइए कि आप इस प्रतियोगिता को क्यों जीतना चाहते हैं? आप बताइए। ताकि मैं कर्जे से मुक्त हो सकूं, मेरी माँ के जो गहने गिरवी पड़े उसे मैं छुड़ा सकूं। आप बोलिए। ताकि मैं मेरे बेटे को बंबई पढ़ने के लिए भेज सकूं। तुम बताओ। मैं एक बड़ा सा घर बना सकूं। तुम बताओ सुल्तान। असलम का निकाह अच्छे से हो जाए और एक बड़ा घर बना सकूं। देखा आपने, हर एक का अपना अपना कोई ना कोई ख्वाब है, सबके अपने अपने सपने हैं और सबके सपने वाजिब हैं। पर इस प्रतियोगिता से किसी एक का ही सपना पूरा होगा। अब सोचिए, अगर आप में से हर एक का सपना पूरा हो जाए तो? साई, अभी अभी आपने कहा कि किसी एक का सपना पूरा होगा, तो फिर यह कैसे मुमकिन है? आप सबकी एकता से। जब आप सब मिलकर खेतों में काम करेंगे तो फसल भी अच्छी होगी। अच्छी फसल के लिए, अच्छी पैदावार के लिए बाजार में कीमत भी अच्छी मिलेगी। और जहां तक बात रही विजेता की, तो जिस किसान के खेत में प्रति बीघा ज्यादा फसल होगी वही विजेता होगा।
पर पुरस्कार पर सभी शिरडी वासियों का हक होगा। इस राशि को हम शिरडी के कोष में जमा कराएंगे और शिरडी की उन्नति के लिए उपयोग में लाएंगे। यहाँ पर एक अच्छा विद्यालय होगा, एक अच्छा दवाखाना होगा, अच्छी सड़कें होंगी। इस धन का उपयोग हम हर उस कार्य के लिए करेंगे जिसका लाभ हर शिरडीवासी को मिले। अगर सब लोग शिरडी की उन्नति को ध्यान में रखकर मेहनत करेंगे तो बुरी घड़ी आने पर, बुरा वक्त आने पर कोई भी अपने आप को असहाय महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसे इस बात का एहसास होगा कि इस कोष को बनाने में उसने भी बराबर की मेहनत की है। जब हम अपने निजी हितों को छोड़कर सबके हितों के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारी निजी परेशानियां अपने आप ही सुलझ जाती हैं। तो अचानक ही हमारी चिंता करने वाले बहुत से लोग हमारे आसपास आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने साई। हमें अपनी गलती का एहसास है। तो फिर आप सब प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से आप सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके एक नई शुरुआत करेंगे आप। मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें उस किसान के पास ले जाऊंगा जहां से मैंने बीज खरीदे थे। मैं मजदूर से कहूंगा कि वो तुम्हारे खेत में जाकर अभी से काम शुरू करे। ये ले अपने पैसे। बुरा लग रहा है तो फिर क्यों खड़े हो तुम दोनों यहाँ पे? मैंने बुलाया था तुम दोनों को यहाँ पे, झूठे मक्कार। सलीम, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरी बात पूरी सुन लेनी चाहिए थी। भाईजान, मैंने जिंदगी में कभी आपसे झूठ नहीं बोला। पता नहीं आपको कैसे गलतफहमी हो गई। आखिरी बार जब मैं आपसे मिला था उसके बाद ही गंगाराम जी की पत्नी के साथ 20 कंबलों का सौदा हुआ था, तो मैं पहले आपको कैसे बताता? ये सब मेरी वजह से हुआ है। उस दिन रेहाना सुलभा को काम देने के बारे में बात कर रही थी। हाँ सुलभा, भामा को भी मैंने ही काम दिया है। वो मेरे लिए कढ़ाई का काम करती है, तुम भी कर लेना। और बायजा अक्का ने बोला कि रेहाना ने और भी बहुत सी औरतों को काम दिया है। उस वक्त मैं घर के बाहर ही थी। चिंता मत करो सुलभा, रेहाना पहले भी गांव की कई औरतों को कढ़ाई का काम दे चुकी है और मुझे विश्वास है कि अगर तुम भी कढ़ाई का काम करोगी तो बड़े आराम से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आपका धंधा अच्छा चल रहा है, लेकिन आप ये बात हमसे छुपा रहे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं वहीं से लौट गई। अगर आप लौटती नहीं तो रेहाना के मुंह से सुन लेती कि आजकल उसके पास काम कम है। रेहाना, मुझे माफ कर दो। ये क्या आपा, आप बड़ी हैं और बड़े अपने छोटों से माफी नहीं मांगते, बस उन्हें प्यार करते हैं। शुक्रिया साई, आज आपने हमारा घर टूटने से बचा लिया। अब मैं कभी अपने भाई पर शक नहीं करूंगा। देख रहे हो ना साईं, हम सब यूं ही नहीं कहते हैं। तुम शिरडी की जान हो। शिरडी अगर शरीर है तो तुम आत्मा हो उसकी। तुम हो तो सब एकजुट हैं,
वरना तुम्हारे बिना हम सब टूट कर कब के बिखर चुके होते। रहम नजर साईं, रहम नजर साईं, माफ कर दो साईं। हमें माफ कर दो साईं, हम आपकी शिक्षा को थोड़ी देर के लिए भूल गए थे। कोई भी राह, कोई भी सफर, कोई भी राह, कोई भी सफर, उस तक पहुँचे हर एक डगर, राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर, रहम नजर साई, रहम 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 नजर, मेरे साई, मेरे साई, रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर, मेरे साई, मेरे साई। कौवा उड़, चिड़िया उड़, बैल उड़। अब अंता जी अब बस हुआ, कब से हम यही खेल रहे हैं और बार बार मैं ही हार रहा हूँ और मेरे पास नाम भी नहीं बचे। पंता जी आपसे ज्यादा तो मैं हारा हूँ, फिर भी खेल रहा हूँ ना, क्योंकि इससे अच्छा खेल कोई नहीं। जरा सोचिए हम भागदौड़ करते हुए कैसा लगेंगे, और किसी ने हमें देख लिया तो क्या सोचेगा। चलिए चलिए खेलिए। कबूतर उड़, मुर्गा उड़, अंता बंता उड़। सरकार आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बच्चे के साथ खेल खेल कर तुम दोनों भी बच्चे ही बन गए हो। नहीं सरकार, वो केशव का मन नहीं लग रहा था तो हमने सोचा। हाँ, इसी काम के लिए तो रखा है तुम दोनों को मैंने। सच में सरकार, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, और सरकार आपने भी कभी बताया नहीं। कमीनों, तुम हो ही बच्चों का खेल खेलने योग्य। यहां पूरा गांव पुरस्कार जीतने की योजना बना रहा है और तुम दोनों कबूतर उड़, कौवा उड़, बैल उड़, ये उड़, वो उड़, गधे कहीं के। हरिओम हरिओम हरिओम। जाओ। आजकल इन्हें भयभीत करने में बहुत आनंद आता है मुझे। लगता है 2 विदूषकों को पाला है मैंने। ओ कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। अरे सुल्तान जी। हरी बाबू, देखो भाई, मेरे खेतों में तो खुदाई का काम पूरा हो गया। अब बुआई का काम जो है ना, वो सबसे पहले तुम्हारे खेतों से शुरू करते हैं, ठीक है? शुक्रिया हरी बाबू, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार क्यों? काम शुरू करने से पहले सलीम को बुला के लाता हूँ। अब पहले जैसी गलती नहीं करूंगा। अब कोई भी काम करने से पहले सलीम को साथ रखूंगा। बहुत अच्छी।
शुक्रिया असलम। शुक्रिया तो मुझे आपका कहना है साईं, क्योंकि आपकी वजह से ही आज मेरा परिवार टूटने से बचा है और अब मैं जानता हूँ कि हमारा ये परिवार हमेशा सलामत रहेगा। राम जी भला करें। अच्छा, अब मैं चलता हूं। ये लीजिए। हरिओम हरिओम। आज खुश लग रहे हैं, इसीलिए जो कहूंगी उसके लिए तुरंत मान जाएंगे। अहो, केशव घर में रह रहकर उब जाता है, क्या वो बाहर खेलने जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। जा। ऐसा लगता है जैसे हमारी खुशी को हमारी ही नजर लग जाती है। इतनी जल्दी और आसानी से ये साई मेरी योजना की धज्जियां उड़ा देगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कुलकर्णी सरकार, मैं मानता हूं कि अभी हमें मात मिली है, लेकिन मजदूरों सुनो, कुलकर्णी सरकार चाहते हैं कि तुम सब उनके खेतों में मजदूरी करो। भाइयों, याद है ना साईं ने क्या कहा था? हम सबको मिलकर काम करना है, गांव की भलाई के लिए, उन्नति के लिए, है ना? चलिए काम करते हैं। अरे हाँ, ये तो बताना ही भूल गए कि सरकार तुम्हें 2 गुना ज्यादा मजदूरी भी देंगे। विवा, मोहन, देखो मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। अगर तुम लोग चाहो तो 2 गुना पारिश्रमिक पे कुलकर्णी सरकार के यहाँ काम कर सकते हो। तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? सुना, सब लोगों ने सुना। पर अब तुम भी हमारी एक बात सुन लो। हम में से कोई नहीं जाने वाला, कोई नहीं आएगा कुलकर्णी सरकार के खेत में काम करने के लिए। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।